फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में। हम आज बात करेंगे भाग 2 में नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो बातें की गई है, जो प्रावधान किए गए उसके बारे में हम लोग एक जानकारी मोटे तौर पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि 1947 में जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान आ गए उनकी नागरिकता के संबंध में कौन से आर्टिकल में बात की गई। हम लोग बात करेंगे भारत से जो पाकिस्तान की ओर चले गए उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो क्या होंगे, क्या उसके संबंध में विवेचना होगी, क्या उसके प्रावधान होंगे, इसके बारे में कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग साथ में इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तानी लेकिन अन्य देश में रह रहे जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो लोग अगर हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है। हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्वेच्छा से हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर जो विदेशों में बस गए उनके लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान के खत्म होने की व्यवस्था अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो किया गया है। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो हमारे देश के सरकार को जो है केंद्र की सरकार, संघ की सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वो संसद के माध्यम से नागरिकता की जो है वो क्या है कि संबंधी कानून को वो पास कराए, कानून बनाए। ठीक है, यानी कि संसद को ही एकमात्र अधिकार है नागरिक संबंधी कह सकते हैं कि प्रावधान या उससे संबंधित कोई कानून बनाने का। इस संबंध में हिंदुस्तान के अंदर राज्य के विधानमंडल को किसी तरह का कोई अधिकार जो है वो नहीं है। साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसकी अपनी क्या विशेषता है। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो भारत की नागरिकता की जो है विशेषता क्या है, तो भारत की नागरिकता की जो विशेषता है हम लोग इस बात को जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान की नागरिकता के बारे में। नागरिकता संबंधी प्रावधान प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच के 7 आर्टिकल में इसका जिक्र जो है वो क्या है कि मिलता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कौन से आर्टिकल 5 से 11, तो 5 से 11 के बीच में जो आर्टिकल्स है बस इतना समझ लीजिए अभी फिलहाल कि अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात की गई है। यानी कि हिंदुस्तान का संविधान जो है, ऐसे तो पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे और साथ में अन्य मतलब कुल मिलाकर जो 16 आर्टिकल्स थे वो 16 आर्टिकल्स जो है 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू हो गए। तो उसमें नागरिकता के जो प्रावधान थे वो प्रावधान भी उसी दिन लागू हो गए। और क्यों लागू हो गए उसी दिन, रीजन ये था कि 1947 में विभाजन हुआ, ऐसे ही जो है लेट हो गया था। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि उसको 2, 3, 4 महीने भी छोड़ना कठिन काम हो रहा था, तो इस वजह से नागरिकता संबंधी प्रावधान को तुरंत जो है वो लागू कर दिया गया। तो इसीलिए 5 आर्टिकल जो 5 है वो ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का मतलब हो गया कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी जो प्रावधान लागू हुए उस दिन से हिंदुस्तान में रहने वाले कैसे लोग हिंदुस्तान के नागरिक होंगे इसके बारे में आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया। ठीक है। इसी प्रकार आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो है पाकिस्तान से भारत, यानी कि 1947 में विभाजन हुआ और जब विभाजन के पहले तो हिंदुस्तान ही था, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में थे और जिनको लग रहा था कि भारत में उनके हित जो है ज्यादा सुरक्षित है तो पाकिस्तान से जो भारत चले आए ऐसे लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल 6 में जो है वो किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग रह गए जो पाकिस्तान में अपना हित ज्यादा सुरक्षित समझते थे, तो ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान से पाकिस्तान को चले गए। पाकिस्तान को और जो है चले जाने वाले लोग वो आर्टिकल 7 में इसका जिक्र किया गया। आर्टिकल 8 में क्या है, भारतीय उद्भव, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन। पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन कहने का मतलब है कि जो भारतीय मूल के हैं, जिनका जन्म जो है वो हिंदुस्तान में हुआ लेकिन अभी हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो ऐसी नागरिकता के प्रावधान जो है वो कौन से आर्टिकल में हो जाएंगे, वो हो जाएगा आर्टिकल 8 में हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 8 में हो जाएगा। आर्टिकल 9 में क्या है, विदेशी राज्य की स्वेच्छा से
अर्जित नागरिकता, यानी ऐसा भारतीय जो भारतीय नागरिक तो था, लेकिन क्या है कि उसने वॉलेंटरीली जो है वो क्या है कि किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही वो अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करेंगे वैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं, यहाँ पे एक ही नागरिक है। आप या तो हिंदुस्तान का रहिए, किसी और देश का रहिए, ठीक है, किसी और देश का आप रह सकते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल 9 में वैसे लोगों की नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान है जो कि हिंदुस्तान को छोड़कर स्वेच्छा से किसी अन्य देश में जाकर जो है बस गए, ठीक है। आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 ये कहता है कि आर्टिकल 5 से आपको जो है वो क्या है कि जो भी और भी आर्टिकल 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, इसके अंतर्गत जो है जो भी नागरिकता के अधिकार आपको मिले हुए हैं, आपको हिंदुस्तान की नागरिकता मिली है, तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से आपके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है, इस अधिकार से आपको वंचित रखा नहीं जा सकता है। ये बात जो है आर्टिकल किस में हो गया, 10 में। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि वास्तव में नागरिकता जो है ऐसे क्या है, संघ का विषय, तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। आर्टिकल 11 के अंतर्गत ही संसद को इस बात का अधिकार मिला है कि वो भाग 2 के नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उस प्रावधान में परिवर्तन करे, वो जो है डिफाइन करे, उससे संबंधित अगर कानून की जरूरत है तो वो कानून को भी जो है ला सकता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको बताया कि CAA का जो मुद्दा है वो जो है वो क्या है कि वो हिंदुस्तान में भारत की सरकार, भारत के संसद ने उसे बनाया, ठीक है, उसे बनाया। और राज्य ने अगर ये कहा या राज्य ये कह रहे हैं कि हम उसको अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, तो ये वास्तव में भारत के संविधान का एक प्रकार से उल्लंघन है, क्योंकि संविधान जो है वो जो संघ लिस्ट में शामिल विषय है उस विषय पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारत के संसद को देता है। और संसद किसके लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए। तो देश क्या है, भिन्न भिन्न राज्यों का समूह ही तो एक प्रकार से उसका कलेक्टिव नाम ही तो हिंदुस्तान है ना। तो हिंदुस्तान की सरकार अगर संघ की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो देश के लिए कानून है, और देश में है कौन, तो स्टेट्स ही है, तो स्टेट्स में वो लागू होगा। स्टेट्स अगर कह रहा है कि नहीं लागू करेंगे तो ये एक प्रकार से संविधान का ही जो है वो क्या है कि उल्लंघन है। और यहां तक कि कांग्रेस के जो है वरिष्ठ वकील और नेता कपिल सिब्बल जी और जो है सलमान खुर्शीद तक ने ये कहा कि कानून संबंधी कुछ प्रावधान या कोई भी गड़बड़ियां हैं या कुछ भी है वो अलग चीज है, वो हो सकता है, लेकिन उसके प्रावधान को राज्य लागू करने से इनकार नहीं कर सकता अगर संसद ने पारित कर दिया, क्योंकि वो उसके हक का या उसके विषय उसका विषय है ही नहीं, ठीक है। ये केंद्र का विषय, संघ का विषय है, और संघ अगर कोई कानून बनाता है, संसद अगर कानून बनाता है तो राज्य को उसको लागू करना ही होगा, ठीक है। और नहीं करते तो यह संविधान का सीधे तौर पे क्या है कि उल्लंघन है। तो यह आर्टिकल 11 में जो है वो क्या है कि बात की गई, ठीक है। यहीं पे अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 5 में हो गया अधिवास। ध्यान रखिएगा, एक और शब्द मैं आपको डिफाइन कर दूं कि आर्टिकल 5 में क्या कहा गया कि हिंदुस्तान का नागरिक कौन होगा, तो उसमें कहा गया कि भारत का अधिवासी हो, ठीक है, हो और ए हो जाएगा जो भारत में जन्मा हो, ठीक है, और जो भारत में जन्मा हो, ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है कि हिंदुस्तान का अधिवासी हो और जो भारत में जन्मा हो, लेकिन अगर जन्मा नहीं हो और अधिवासी हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया या लिखा गया और ये कहा गया कि कम से कम उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, में कोई एक भारत का नागरिक हो, ये यहां पर दिया गया। एक जो है कहा गया, एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि तुम अगर भारत में जन्म नहीं लिए हो, किसी और देश में जन्म लिया, तुम्हारा जन्म किसी अन्य देश में हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में आप अधिवास कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। तो उसमें कहा गया कि नहीं, एक ऑप्शन और दिया जाता है कि आपका जन्म नहीं हुआ लेकिन आपके माता पिता में से कोई तो हिंदुस्तान का नागरिक होगा, और अगर है
तो आप हिंदुस्तान के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन अगर आपका जन्म भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ और आपके माता पिता में से कोई हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, तो क्या आपको फिर नागरिकता नहीं मिल सकती है? तो इसमें एक और ऑप्शन दिया गया, और ऑप्शन वो ये था, उसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान में जो है जब भारत का संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से आप हिंदुस्तान में निवास कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता मानी जाएगी। तो आर्टिकल 5 में अधिवास का मतलब यहां पे समझिएगा कि हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी अधिवास यानी डोमिसाइल को डिफाइन नहीं किया गया। डोमिसाइल का लेकिन क्या है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए, उस डिसीजंस के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकल कर आता है, उसका जो एसेंस है वो एसेंस यही है कि अधिवास का मतलब जो हिंदुस्तान में रह रहा हो, जिनका अधिवास, जिनका डोमिसाइल हो, जिनका अपना निवास हो, ठीक है, लेकिन अगर निवास ना भी हो तो भी वो हिंदुस्तान में लंबे समय तक रहने की आशय प्रकट कर रहा हो, तो ऐसे ही को ही जो है वो अधिवासी माना जाएगा, अधिवास उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो 5 में जो है वो क्या है कि 5 हो गया अधिवास। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट में अब मैं बता रहा हूं 5 अधिवास, 6 से 7 को 8 उद्भव, 9 स्वेच्छा, ठीक है, 9 हो जाएगा स्वेच्छा, 9 स्वेच्छा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा अधिकारों का बना रहना, और 11 आपको समझ में आ रहा है, 11 में विधि है, संसद विधि बना सकती है। तो 5 हो गया अधिवास। ठीक है, 5 अधिवास, 6 से मतलब पाकिस्तान से आ गए, 7 को यानी जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान को चले गए, 8 उद्भव जो भारतीय उद्भव का है लेकिन विदेश में रहता है, उसकी नागरिकता कैसी है, 9 हो गया स्वेच्छा से यानी जो भारत के नागरिक थे लेकिन उसने भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़कर किसी अन्य देश में बस गए, तो 9 स्वेच्छा हो गया, 10 हो गया अधिकारों का बना रहना, और 11 संसद द्वारा विधि का बनाया जाना। ठीक है, तो 5 हो गया अधिवास, ठीक है, 6 से 7 को 8 उद्भव, 9 स्वेच्छा, 10 अधिकारों का बना रहना, और 11 विधि का निर्माण करना। फिर से याद रखिएगा, ठीक है, कई बार, और ये इतना सरल है, इतना मतलब अगर आप याद रख लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 अधिवास हो गया, 6 से हो गया, 7 को हो गया, 8 उद्भव हो गया, 9 स्वेच्छा हो गया, 10 हो गया अधिकारों का बना रहना, और 11 जो है आर्टिकल 11 जो है वो क्या है कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है। अब यहां पे एक बात और समझिएगा कि संसद को क्यों अधिकार दिया। क्या भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों को क्या पूरी बात डिफाइन नहीं कर लेना चाहिए था? वास्तव में क्या था कि 1947 में जो स्थिति थी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अन्य देश में रह रहे थे लेकिन जो हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहते थे, ठीक है, उन सारे लोगों को लेकर जो है संविधान के लिए प्रावधान करना वो जो है वो कठिन काम था। और कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि आप उसको महसूस नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान आप लगा नहीं सकते कि भविष्य में ये सारे प्रावधान कौन कौन सी करवटें लेगा। ठीक है, कौन कौन से जो है वो क्या है कि करवटें लेगा, कौन कौन सा रूप जो है धारण करेगा, ये बात जो है वो क्या है कि बहुत पहले अनुमान नहीं लगा सकते। तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती है उसका जिसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उससे संबंधित अगर ऐसी कोई संभावना उत्पन्न होती है तो ऐसी सारी संभावना को जो है वो क्या है कि संसद को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, हमने आपको 1-2 और बार बताया है कि जैसे कि क्या होता है कि अगर 1950 का संविधान जब लागू हुआ था उसकी बात करें अगर हम, तो उस समय संविधान सभा के सदस्य, उसमें तो इंटरनेट का कोई जमाना तो था नहीं, तो उस समय के संविधान सभा के जो सदस्य थे वो इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि साइबर क्राइम जैसा कोई अपराध जो है हिंदुस्तान में जो है जन्म लेगा, और उसके प्रावधान उसी समय से, तो इसलिए जिसके प्रावधान नहीं बनाए जा सकते थे, जो अनसीन जो है वो क्या है कि जो भी सिचुएशन हो सकते थे, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए अवशिष्ट अधिकार बना दिया गया।
आर्टिकल 248 में टू रेजिडरी पावर की बात की जाने लगा और उसके अंतर्गत उसको राइट दिया गया कि आप संसद की हुआ कि आप उस पर कानून बना सकते हो। तो इसीलिए नागरिकता संबंधी प्रावधान भी बड़ा उलझा हुआ प्रावधान था। बहुत सारी जो सिचुएशंस थे वो अनसीन थे, उसके बारे में पूरा अनुमान लगाना कठिन काम था। तो इस वजह से क्या है, संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसे जो मुद्दे थे वो क्या है कि जितना बना सकते थे तात्कालिक रूप से बनाया, लेकिन जो और हो सकता था, क्या क्या प्रावधान हो सकते थे, वो सब जो है संसद को अधिकार दे दिया गया। तो इसीलिए आर्टिकल 11 के तहत जो है संसद को इस बात का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया। तो आपने आर्टिकल समझ लिया, ठीक है ना, आर्टिकल समझ लिया। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि नागरिक वास्तव में होता क्या है, ठीक है, किसको नागरिक कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, एक वीडियो अलग से बनाया था। डिमोस प्लस क्रेटोस होता है। डिमोस का मतलब है जनता या लोग, ठीक है। गणतंत्र की बात हमने बताया, रिपब्लिक जो है लैटिन वर्ड है। और याद करिएगा कि गणतंत्र की जब भी परिभाषा किसी व्यक्ति से, किसी भी भारतीय से पूछिए तो क्या होता है, तो हम लोग यही कहते हैं कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं है, इसलिए हमारा देश गणतंत्र है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका ब्रॉडर सेंस में इसका मीनिंग है, लेकिन इसका अगर शाब्दिक अर्थ को समझिए अगर आप, तो शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है कि वो है गणतंत्र। रिपब्लिक वर्ड है इंग्लिश में, लैटिन वर्ड है रेस प्लस पब्लिका से बना है। रेस का मतलब है मैटर, रिलेटेड हो गया, और दूसरा पब्लिका मतलब पीपल, यानी जो जनता से संबंधित मैटर हो। यानी कि गणतंत्र जो है वो देश किसी देश की सरकार से यह कहता है कि तुम्हें जो भारत पर या किसी भी देश पर शासन करने का जब अधिकार मिला, तो ये मत समझो कि वो जो जमीन जायदाद और जो सरकार, जो राज्य क्षेत्र आबादी है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि आप ऐसे शासन करोगे जैसे कि आपको उस पर शासन करने के लिए नियुक्त किया गया है, और आप उसको व्यक्तिगत नहीं, उसको सर्वजन का धन समझेंगे और उसी के हिसाब से आप शासन करोगे। तो गणतंत्र का मतलब जो है ये होता है। हिंदुस्तान में दोनों तरह के प्रावधान लागू हैं कि वो राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर शासन करने वाला जो व्यक्ति है वो इस बात को महसूस करता है कि वो जो है शासन करने के लिए बना है, ना कि जो है जो राज्य जिस पर शासन कर रहा है वो सब उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये चीज जो गणतंत्र। तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे कौन जो है, डेमोस यानी जनता, यहां पर भी कौन है, जनता। जनता ही जनार्दन है, जनता ही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जब हम राजतंत्र की बात करते हैं, जब मोनार्की की बात करते हैं, तो ग्रीक वर्ड मोनेस प्लस आर्कियन से बना है, और मोनेस मतलब होता है वन, होता है वन व्यक्ति, यानी किंग विल बी ऑल इन ऑल होगा यहां पे। और क्या है कि राज्य के आदेश, राजा के आदेश ही क्या होंगे, कानून होंगे, ठीक है। यहां पर जनता को कोई फ्रीडम नहीं है। तो जहां पर राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जनता जो होगी ना वो प्रजा कहलाएगी, उसको नागरिकता का अधिकार नहीं होगा, उससे नागरिक हम नहीं कहेंगे। जहां पर भी राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था कभी रही थी या आज अगर है, तो वहाँ की जो वहाँ निवास करने वाले जो लोग होंगे वे लोग नागरिक नहीं कहलाएंगे, वे लोग कहलाएंगे प्रजा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था जिस भी देश में होगा, उस देश में चूंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वे सर्वा है, और ऐसी स्थिति में जनता ही जो है ऑल इन ऑल है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है वो क्या होगा कि वहां पर नागरिकता की बात की जाएगी। तो नागरिक और प्रजा में अंतर समझ में आ गया ना। प्रजा का मतलब है कि आपका कोई जोर नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, आपका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, आप राजा को चुन नहीं सकते हैं, आप राजा को कह सकते हैं कि चुनाव में जिता नहीं सकते, गिरा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप शासन के कार्यों में, नीतियों के निर्धारण में जनता की कोई जो है भूमिका नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है कह सकते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र की बात करें, तो वहां पे जनता ही जनार्दन है, जनता ही चुनेगी, और काम उसके हिसाब से नहीं करोगे तो जनता आपको सत्ता से बेदखल भी कर देगी। तो यहां पे ये एक बेसिक फर्क है कि जहां राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था है, वहां पे निवास करने वाले लोग नागरिक नहीं होते हैं, वो प्रजा होते हैं। और जब कह सकते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र वाले जो देश होगा, वहां पे प्रजा जो है, वास्तव में जनता जो है वो प्रजा ना होकर नागरिक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो ये अपने आप में जो है एक इंपॉर्टेंट जो है चीज जो है समझना है, ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था में ही जो है नागरिकता की बात आएगी। नागरिकता का मतलब ही है
कि आपको राजनीतिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। अब आप क्या कर सकते हो, राजा की आलोचना कर सकते हैं। क्या यहां पे राजा की आलोचना का अधिकार है? नहीं, क्योंकि आप प्रजा हो, आप नागरिक नहीं हो, आप जनता, आप राजा को चुन नहीं रहे, राजा के आदेश कानून है, ठीक है, आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या है, संसद में मौजूद जो लोग हैं वो सांसद तो कहलाते हैं, लेकिन किसके प्रतिनिधि, जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं ना। तो वहां पे एक प्रकार से जनता बैठी होती है, जनता एक प्रकार से वहां पे कानून बनाती है, तो वहां पे जनता के द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इसलिए नागरिकता का मतलब है कि राजनीतिक तौर पे आपको राजा की आलोचना का अधिकार हो गया। कानून जो भी बनते, जो भी व्यवस्था है, उस पर आपके ओपिनियंस का महत्व हो जाता है। ये सारे चीजें जो है वो क्या है कि नागरिकों के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फर्क हो गया। इसके बाद देखिए कि अब देखिए राज्य की बात जब हमने कहा तो हमने आपको बताया कि राज्य में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 4 नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। एक क्षेत्र हो गया, टेरिटरी हो गया, दूसरा आबादी पॉपुलेशन हो गया, तीसरा शासक हो गया, रूलर हो गया, संप्रभुता सोवेरेंटी, और सोवेरेंटी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सुपरएनस, जो सबसे ऊपर है और जो अपने, जो किसी के दबाव में नहीं और अपने आंतरिक और बाह्य मामले में एकदम स्वतंत्र होता है। और जो आबादी होती है उसी में क्या है कि एक को आप नागरिक कह सकते हो, मतलब आबादी क्या, कितने, किसी देश की आबादी को नागरिक भी कह सकते हैं, किसी देश की आबादी को प्रजा, किसी देश की आबादी को विदेशी भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो बहुत सारे जो विदेशी लोग आते हैं वो भी हिंदुस्तान के अंदर कुछ दिन तक रहते हैं, ठीक है ना। तो वो, उनको नागरिकता नहीं मिलती है, उनको भारत की सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं होता है, भारत में चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है ना, जब तक कि आप नागरिक नहीं बनोगे। आप प्रजा या आबादी या विदेशी रहकर आप नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रजा और नागरिक हो गया। तो आबादी में 3 तरह के लोग हो सकते हैं। प्रजा वहीं होगा जहां राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था होगी, या आप कह सकते हो प्रजा वहीं होगा जहां गणतंत्र और लोकतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर क्या होगा कि आबादी में एक जो है नागरिक होगा जो उस हिंदुस्तान का राजनीतिक तौर पे जो है वो क्या है कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो है नागरिक होने के नाते देश के प्रति उनका अपना कुछ ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका आपको पालन करना होगा। और एक हो गया कि विदेशी है, जो आ रहा है, भ्रमण किया, चला गया, ठीक है ना, तो उसका कोई भी जो है यहां पर भागीदारी उसका नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कि भारतीय नागरिकता का जो स्पेशल फीचर्स है, ठीक है, ये सबसे देखिए सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्पेशल जो फीचर्स है वो स्पेशल फीचर्स क्या है, ठीक है। यहां पे देखिए पहली बात, इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जो है, इकहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो यहां पे इकहरी नागरिकता क्या है, संविधान में अनुलिखित किंतु है संघीय विशेषताओं के विपरीत, ठीक है ना। इकहरी नागरिकता हिंदुस्तान में, और हमने आपको बताया था कि वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जो फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो संघ का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अमेरिका में है, जैसा कि आपको पता होगा कि उसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। हिंदुस्तान में क्या है, संघ और राज्य के बीच, संघीय शासन की व्यवस्था का मतलब है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होगा। लेकिन हिंदुस्तान में शक्तियों का जो बंटवारा है उसका ज्यादा झुकाव, उसका ज्यादा वेटेज जो है वो केंद्र की तरफ ज्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी कि केंद्र की तरफ उसका झुकाव जो है वो ज्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, ठीक है, केंद्र को है। जैसे कि अवशिष्ट अधिकार हो गया, अवशिष्ट अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता संबंधी प्रावधान है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ जो है वो संसद को है। तो संघीय शासन की व्यवस्था में जहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है, वहां पर नागरिकता भी जो है वो बटी होती है, एक पूरे देश की नागरिकता और एक जो है अपने राज्य, अपने संबंधित राज्य की नागरिकता। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट पूर्ण रूप में नहीं है, लेकिन बहुत हद तक अपनाए जाने के बावजूद भी नागरिकता सिर्फ एक है। और इकहरी नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का, जबकि अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान में सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान जो है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है इंग्लैंड से, जहां पे संघीय शासन की व्यवस्था है ही नहीं। वहां पे संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है
तब तो इकहरी नागरिकता समझ में आती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, संघीय शासन की व्यवस्था होते हुए भी यहां पे इकहरी नागरिकता है। तो हमने लिखा है संविधान में अनुल्लिखित, यानी इकहरी नागरिकता के जो प्रावधान है वो संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, इसलिए अनुल्लिखित कहा गया, यानी उल्लिखित नहीं है, किंतु है संघीय विशेषताओं के विपरीत, यानी जो फेडरल जो स्ट्रक्चर जो फीचर्स होते हैं उसके विपरीत है। तो ये एक स्पेशल फीचर जो है वो दर्शाता है। ठीक है, दूसरी बात कि नागरिकता संघीय विषय, जो बार बार अभी मैं कह रहा हूं, यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, संसद को एकमात्र अधिकार है, इसमें इकाई राज्यों को इसके प्रावधान में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नागरिकता संबंधी जो है विषय प्रावधान जो है ध्यान रखेगा यूनियन लिस्ट में शामिल है और संसद को ही एकमात्र कानून बनाने का इस पर अधिकार है। ठीक है, इस पर अधिकार है और इसका इकाई राज्यों को इसके प्रावधान में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी बात, नागरिकता संबंधी परिभाषा पर संविधान मौन है। जो अभी अभी हमने बताया कि नागरिकता का क्या डेफिनेशन होगा, क्यों नहीं है, क्यों नहीं इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में उसमें उस समय बड़ा हौज पौज की स्थिति थी, बड़ा एकदम जो है अफरा तफरी का माहौल था, जाने किसको रखा जाए किसको नहीं रखा जाए। तो उस समय तात्कालिक रूप से जो भी संभव हो पाया वो कर लिया, लेकिन जो भविष्य में जो अनसीन जो सिचुएशन था वो क्या होंगे इसके संबंध में उनको मालूम नहीं था, उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते थे। इसलिए संसद को अधिकार दिया गया, राज्यों को दिया नहीं जा सकता, हर राज्य को तो उसको मिल नहीं सकता। इस वजह से क्या है कि उसको जो है वो दे दिया गया केंद्र को, और केंद्र को जो है डिफाइन, इसलिए यहां पे लिखा है कि नागरिकता संबंधी जो परिभाषा, ठीक है, परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा पर संविधान मौन है, डिफाइन का एकमात्र अधिकार संसद यानी संघ को है। ठीक है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ जस सॉली एंड जस सैंग्विनियस है। ठीक है, जस देखिए ध्यान रखिएगा, JUS जस सोली और जस सैंग्विनियस है। ठीक है, ये वर्ड आप अभी नहीं सुन पा रहे होंगे, ठीक है ना, आपने कभी सुना नहीं होगा हो सकता है। जस सोली और जस सैंग्विनियस क्या होता है, ठीक है ना। सोली शब्द से जो है ध्यान रखिएगा दोनों लैटिन वर्ड है, ये है सॉइल, और सैंग्विनियस का जो है मतलब है ब्लड, यानी कि जिसका इस देश की मिट्टी पर जन्म हुआ, देश की मिट्टी पर जिसका भी जन्म हुआ वो इस देश का नागरिक हो जाएगा, इसको कहेंगे जस सॉली। दूसरा है कि इस देश में जिसका जन्म नहीं हुआ बावजूद इसके वो इस देश का नागरिक है, तो किस ग्राउंड पे, तो रक्त संबंध के आधार पे। रक्त संबंध क्या है, उसके माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक इस देश में जन्मा हो, और हम भले ही किसी अन्य देश में, लेकिन इस देश में जन्मे मेरे माता पिता से हमारा ब्लड रिलेशन है और इस वजह से हमें इस देश का नागरिक मिल जाएगा, इसको कहा जाएगा जस सैंग्विनियस कहा जाएगा। ठीक है, जस सैंग्विनियस हो गया उसको कहते हैं रक्त संबंध के आधार पर। और जब जस सॉली की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा आपका उस मिट्टी में जन्म लेने के, यानी कि लॉ ऑफ सॉइल कहते हैं, मिट्टी का जो है कानून आप कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पे हो गया ये, तो जस सॉली और जस सैंग्विनियस। और ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान में दोनों तरह के प्रावधान है। दोनों तरह के प्रावधान कहने का मतलब है कि पहले जैसे हिंदुस्तान में पहले क्या होता था कि जन्म जिसने भी लिया उसको जो है वो क्या है कि हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाती थी, इसको जस सॉली कहा गया। ठीक है, जस सॉली कहा गया। इसके बाद क्या हुआ कि बाद में 1986 में जो है एक प्रावधान उसमें संशोधन किया गया, क्योंकि उसका मिसयूज होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसमें प्रावधान कर दिया गया कि भारत में केवल जन्म लेने मात्र से नहीं होगा, जन्म लिया हो और साथ में कम से कम उनके माता पिता में से कोई एक जो है हिंदुस्तान में जन्मा या हिंदुस्तान की नागरिकता उसे मिला हो, तभी जाकर जो है तो रक्त संबंध क्या था, यानी हिंदुस्तान में जस सॉली और जस सैंग्विनियस दोनों हैं। इसको और आगे समझिए। ठीक है, देखिए यहां पे नागरिकों की क्या होते हैं, व्यापक भेद होते हैं। नागरिक कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक नागरिक होता है और नागरिकीकरण द्वारा बने नागरिक। प्राकृतिक नागरिक हो गया नागरिकीकरण। प्राकृतिक नागरिक का मतलब है कि जो ना तो मिट्टी में जन्म लिया है, ठीक है, प्राकृतिक नागरिक में है जिसने मिट्टी में जन्म लिया
और दूसरी बात, जन्म नहीं भी लिया लेकिन माता पिता में से कोई एक हिंदुस्तान या किसी देश का नागरिक हो, तो संबंध के आधार पे हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमारे देश के नागरिक है, या कह सकते हैं देश में जन्म भी नहीं लिया और जिनके माता पिता भी हिंदुस्तान में से हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। और नागरिकता किस आधार पर मिलेगी? उसी को देशीयकरण कहा जाता है, उसी को कई तरीके से उसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है, उसको जो है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन कहकर पुकार सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है इसके थ्रू जो है मिल सकता है। तो हिंदुस्तान में ध्यान रखिएगा कि ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो नागरिक दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक नागरिक, एक हो गया कि जो नागरिकीकरण द्वारा यानी कि जो रजिस्ट्रेशन से किसी देश की नागरिकता हासिल की है तो नागरिकीकरण द्वारा नागरिक हो जाएंगे। अब प्राकृतिक जो नागरिक हो जाएंगे वो क्या है? मिट्टी में जन्म लिया तो आप प्राकृतिक नागरिक हो जाएंगे। मिट्टी में जन्म नहीं लिया लेकिन भारत में रक्त संबंध के आधार पे माता पिता में से कोई एक है तो आप उस आधार पे प्राकृतिक नागरिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या है कि इसके बाद अब देखिए जस सोली जस सैंग्विनस जो है, जस सोली एंड जस सैंग्विनस दोनों जो है ध्यान रखिएगा लैटिन भाषी शब्द है, ठीक है। दोनों लैटिन भाषी शब्द है। इसमें जो है हमने बताया जस सोली है लॉ ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। ये लॉ ऑफ सॉइल हो गया। और जोलो ल्यूसी भी कहा जाता है इसको, जस सोली को जोलो ल्यूसी भी कहा जाता है। यहां पे इसको समझिए, वेयर वी आर बोर्न डिटरमाइंस आवर सिटीजनशिप, यानी जिस देश में हमारा जन्म हुआ वही डिटरमाइन करेगा सिटीजनशिप। इसी को बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार के द्वारा प्राप्त नागरिकता हो जाएगा। और ऐसी नागरिकता के प्रावधान ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के सारे देश हैं, बोलीविया जैसे देश को छोड़कर। इसके बाद पाकिस्तान में भी ऐसा ही, पाकिस्तान में अगर जन्म हुआ तो वहां की नागरिकता मिल जाती है। तंजानिया इत्यादि में ऐसी ही व्यवस्था है। दूसरा है जस सैंग्विनियस है, लॉ ऑफ ब्लड हो गया, रक्त के अधिकार के द्वारा प्राप्त नागरिकता। इसमें कहा गया आवर ब्लड शुड डिटरमाइंस आवर सिटीजनशिप। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये डिक्शनरी में मैं देख रहा था इसका क्या मीनिंग है, तो डिक्शनरी में से जो है ये बातें हमने लिखा है, ठीक है ना। कि जस सोली का मतलब है, सोली शब्द सॉइल बना है, सॉइल मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी मतलब जिस देश की मिट्टी में जन्म हुआ उस देश में उस देश की नागरिकता हमें मिल जाएगी। इसको बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा गया। इसके बाद जस सैंग्विनियस का मतलब है लॉ ऑफ ब्लड हो गया, यानी कि जिस देश में हमारा जन्म नहीं हुआ लेकिन वहां पर हमारे माता पिता किसी उस देश के नागरिक है तो हमारा ब्लड रिलेशन उनके साथ है तो हमें उस देश की नागरिकता स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। इसको जस सैंग्विनियस कहा गया। और इसके जो विशेषता, ये बात जो है वो कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, आयरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में ये प्रावधान है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है? दोनों का प्रावधान है। दोनों क्या? आप ये तो प्राकृतिक का उद्भव हो गया और दूसरा नागरिकीकरण, ये दोनों प्रावधान होने के साथ साथ नागरिकीकरण वाला भी प्रावधान है, जो कि बहुत सारे देशों में कि वहां पर जो है वहां की जो प्रावधान है रजिस्ट्रेशन करा के आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो एक हो गया जस सोली जस सैंग्विनियस, दोनों के प्रावधान के साथ साथ जो नागरिकीकरण के माध्यम से जो हिंदुस्तान की नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में नागरिकता की जो बात है उसमें क्या है कि पहली इकहरी नागरिकता है, दूसरी बात ये संघ लिस्ट में शामिल विषय है, ठीक है। तीसरी बात है कि इस पर जो है कह सकते हैं कि कानून को बनाने का कि नागरिकता की परिभाषा जो है चूंकि हमारे देश के संविधान में नहीं है इसलिए नागरिकता के परिभाषित करने का अधिकार संसद को है, संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। और हिंदुस्तान में नागरिकता का जहां तक स्वरूप का सवाल है कि किस तरह की नागरिकता है, तो यहाँ पे जस सोली और जस सैंग्विनियस दोनों के जो है कॉम्बिनेशन है या दोनों के प्रावधान पाए जाते हैं। और साथ में एक जो है नागरिकीकरण के माध्यम से यानी कि नगरीकरण या देशीयकरण के माध्यम से जो भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं उसके प्रावधान भी हिंदुस्तान में लागू है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि देश में, अब एक बात समझिएगा, देश में 1985 तक, ठीक है, नागरिक भारत क्या नागरिक कैसा होता था? यहां उत्पन्न हुआ या भारत के बाहर जन्म किंतु माता पिता भारत का नागरिक हो। तो 1985 तक इस तरह की व्यवस्था थी कि हिंदुस्तान में उत्पन्न हुआ, भारत की नागरिकता मिल गई, यानी जस सोली हो गया, ठीक है। लेकिन उसका मिसयूज होने का खतरा था
तो फिर कहा गया कि नहीं, जन्म लेने मात्र से नहीं होगा, आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसको क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो, यानी ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए, तो उसको कहा गया जस्ट सैंग्विनियस। तो जन्म भी यहां हो, साथ में क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन भी हो, तो ये क्या हो गया, जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनियस का एक कॉम्बिनेशन हो गया ना, दोनों का मिश्रण हो गया। तो यहां पे जो है वो क्या है कि पहले क्या था 1985 तक, या तो आप यहां पे उत्पन्न हुए हो या फिर आपका ब्लड रिलेशन हो, यानी या तो जस्ट सॉली या जस्ट सैंग्विनियस हो गया। लेकिन 1986 में कहा गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, व्यवस्था बनी कि भारत में जन्म लेने के साथ ही माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसी से पता चल जाता है कि सॉइल जस्ट सॉली भी हो गया और जस्ट सैंग्विनियस हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से 4 ऑप्शन, बहुत बार ऐसा आता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछा जाएगा किसके आधार पे प्राप्त नहीं कर सकते, किसके आधार पे प्राप्त किया जाता है, जन्म से नागरिकता, ठीक है। हम लोग की जो नागरिकता है वो जन्म से नागरिकता है। हम लोग हिंदुस्तान में जन्म भी लिए, माँ बाप भी हिंदुस्तान के ही नागरिक है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ हम लोग हर नागरिकता के हर प्रावधान को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग की जो है नागरिकता जन्म से नागरिकता हो गया, बर्थ राइट सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। वंशाधिकार से नागरिकता, लेकिन जिनका जन्म नहीं हुआ लेकिन सिटीजनशिप बाय डिसेंट, जो अपने वंशाधिकार, ठीक है, अपने रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता हासिल कर सकता है, तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो गया, तो एक तरीका हो गया सिटीजनशिप बाय बर्थ हो गया, दूसरा हो गया वंशाधिकार से नागरिकता हो गया, ठीक है ना। इसके बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता, यानी कि जन्म भी नहीं हुआ और वंशाधिकार यानी कि यहाँ पे माता पिता भी नहीं है, तो आपको कैसे लेना है और आप हिंदुस्तान का लेना भी चाहते हैं तो सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। पंजीकरण द्वारा जो है नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन आपको जो है वहां पे हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, ये हो जाएगा देशीकरण द्वारा नागरिकता हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ये देखना है। इसके बाद राज्य क्षेत्र के मिलने से प्राप्त नागरिकता, ठीक है, राज्य क्षेत्र के मिलने से प्राप्त नागरिकता जो है वो क्या है कि उसमें जैसे क्या है, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब ये हो गया कि हिंदुस्तान में जो क्षेत्र मिला लिया गया, जैसे गोवा है, दमन दीव है, उसके बाद सिक्किम हो गया। अब सिक्किम, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जब ये सब, पांडिचेरी, ये सब जब मिलेगा, तो मिलेगा जब हिंदुस्तान में, तो आप उसको थोड़ी बोलेंगे कि नहीं पहले 5 साल यहाँ पे रहो, उसके बाद फिर जो है अप्लाई करो, फिर रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से होगा, या फिर आप कहोगे कि नहीं तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, तुम्हारे माता पिता नहीं हो तो नागरिक। आप इस तरह का, जब आप इनकॉर्पोरेट करते हो, आप जब क्षेत्र को मिलाते हैं, तो वहाँ की जनता को हिंदुस्तान की नागरिकता स्वाभाविक रूप से मिल जाती है, ठीक है। तो इसको कहेंगे राज्य क्षेत्र के मिलाने से प्राप्त नागरिकता। तो जन्म से नागरिकता हो गया, वंशाधिकार से प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता होता है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, राज्य क्षेत्र के मिलने से प्राप्त नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता देखिए क्या होता है कि उसमें नेचुरलाइजेशन वाला है ही, और पंजीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें पहले से आपको ये क्या है कि प्रावधान करना होगा कि पहले से आपने एक रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, ठीक है। आपने जो है जहां पर भी उसका संबंधित जो अधिकारी है उस पर आपने एक एप्लीकेशन दे रखा हो, ठीक है। उसमें तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज वगैरह होते हैं, तो वो सारे फॉर्मेलिटी को फुलफिल करते हुए इन 5 तरीकों से जो है आप हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा कि नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे हो सकती है, स्वैच्छिक त्याग, आर्टिकल 9 जो है वो कहता है कि स्वैच्छिक रूप से अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते तो आपकी हिंदुस्तान की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। 6 से जो है आर्टिकल 6 में देखा होगा कि से मतलब पाकिस्तान को जो प्रवर्जन कर गए, ऐसे और भी क्षेत्र में कोई भी चले गए, माइग्रेट कर गए, प्रवासन कर गए। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी अन्य देश में अगर हम 7 साल तक लगातार जो है रहते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में आए बगैर, तो ऐसी स्थिति में हमारे हिंदुस्तान की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। 7 साल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 7 ईयर्स जो है वो क्या है कि यहाँ पर
प्रवसन द्वारा हो जाएगा। राष्ट्र विरोधी कार्य जो है वो अगर आपका है तो आपकी नागरिकता वंचित कर जाएगी। वंचित विधि द्वारा का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने हिंदुस्तान की नागरिकता ले ली, ठीक है, आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगा सारा इंफॉर्मेशन दिया गया, बाद में पता चला कि आपने जो जो दस्तावेज दिए थे सब गलत था, ठीक है, गलत था, तो फिर क्या होगा कि उसको आप जो है उसकी नागरिकता वंचित विधि द्वारा, अब विधि द्वारा उसको क्या करेंगे, नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। विवाह द्वारा, विवाह द्वारा का मतलब है कि भारत की जो महिला है वो अगर किसी अन्य देश के पुरुष से अगर शादी कर ले तो उसकी हिंदुस्तान की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाती है। जापान में जस्ट उल्टा है। जापान में क्या है कि वहाँ के महिला से अगर कोई लड़का कोई अन्य देश का लड़का शादी कर लेता है तो उस लड़के को जापान की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है, जापान की उसे नागरिकता मिल जाती है। वहां पे एकदम उल्टा है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विदेश में सरकारी नौकरी करना, विदेश में सरकारी नौकरी करना, लंबे समय तक सरकारी नौकरी करते हैं और वहीं के आप जो है वो क्या है कि नागरिक होने की इच्छा प्रकट करते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद पागल और तमाम तरह के छोटे छोटे जो है वो कारण है। तो इस तरह से आपके हिंदुस्तान की जो नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है, कैसे समाप्त की जा सकती है, भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में किस किस तरह के प्रावधान है, कौन से भाग में शामिल है, किसको हम जस सॉली कहते हैं, किसको हम जस सैंग्विनियस कहा जाता है, भारतीय नागरिकता की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इन सारी बातों पर आज हमने आज की क्लास में चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो जो है मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया हो। तो आज मैं विदा लेता हूँ, कल मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।